आज हमारा टॉपिक है जेनेरिक्स। कल हम लोगों ने इंटरफेसेस के ऊपर डिस्कशंस की थी, इंटरफेसेस के बारे में जितने भी उसके फीचर्स हैं उनको एक्सप्लोर किया था। आज एक दो इंटरफेसेस के फीचर्स हैं जो हमारे रहते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह जेनेरिक्स को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गो, और मैं यहाँ पे आता हूँ और फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, क्लास लाइब्रेरी, मॉडल्स, दिस, और मैं इसे कह देता हूँ जेनेरिक्स। यानी कि ये मॉडल्स की लेयर है, ठीक है। और मैं एक और क्लास यहाँ पे मैं बना देता हूँ, एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ, दैट इज़ ओवर कंसोल ऐप। ठीक है, और कल जो हम लोगों ने सारे काम किए थे इंटरफेसेस के अंदर, मॉडल्स के जो काम किए थे, वो सारी चीज़ें मैं ला के यहाँ कॉपी कर देता हूँ, ठीक, ताकि मॉडल्स को हम इससे आगे चलाएंगे। ओके, और कंसोल ऐप को मैं सेट अप स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि इज़ इट ओके टू गो। यस, गुड। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले एक बात पढ़ते हैं कि देखिए, हम लोगों ने जो सबसे पहला फ़ीचर पढ़ा, वो फ़ीचर हमारे पास लाइब्रेरी जो मौजूद थी, जो नेम स्पेस मौजूद थी, वो यूजिंग सिस्टम की नेम स्पेस के अंदर मौजूद था, दैट वाज एरे। एरेज़ को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक हो गया। और एरेज़ को एक्सेस करने के लिए हम लोग इसके इंडेक्सेस को यूज़ करते थे, और इंडेक्सेस के अंदर यहाँ पे हम लोग लोकेशन इसकी प्रोवाइड करते थे। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स लोकेशन लिखते थे, और जो इंडेक्स लोकेशन क्या थी हमारी, ज़ीरो बेस्ड। ठीक है, अब इसके अंदर हमें जो मसाइल रहे वो ये रही कि एक तो ये स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक का मतलब है कि जितनी स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर ली, इसके पास उतनी ही स्पेस हमेशा अवेलेबल रहती है, उससे ज़्यादा स्पेस ये नहीं कर सकता, उसके अंदर अंदर जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। लेकिन अब प्रॉब्लम हमारे पास ये होता है कि हमने अगर लेट से हमें इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि हमने अगर 100 लोकेशंस ऑक्यूपाई की हैं, तो मे बी उनमें से 4 यूज़ हों। अगर वो जो बाकी की 96 लोकेशंस हैं वो कहाँ जाएंगी, ये 96 मेमोरी जो उसने ऑक्यूपाई की उस टाइप की, वो कहाँ जाएगी, वो हमेशा प्रोग्राम के पास ऑक्यूपाइड ही रहेगी। प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो एरे की जितनी भी उसने स्पेस लिया वो ऑक्यूपाइड रहेगी हमेशा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो डायनामिक है, वो ऑपरेट जब ज़रूरत होगी उस वक्त वो ऑपरेटिंग सिस्टम से लेता रहेगा, नहीं। स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करेगा कि इतनी मेमोरी मुझे एलोकेट करवाओ। ठीक है, अब इसके अंदर इश्यूज़ हैं, हम कहते हैं नहीं यार, इस चीज़ से हम लोग नहीं खुश। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग कहते हैं कि ओके यार, ऐसा करते हैं कि हम लोग एरे लिस्ट यूज़ करते हैं, एरे लिस्ट यूज़ करते हैं। और ये जो एरे लिस्ट है, इसकी जो हमारे पास नेम स्पेस है, आपने देखा होगा सिस्टम कलेक्शन की नेम स्पेस है, सिस्टम कलेक्शंस। अब मैं कहता हूँ एरे लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ एरे लिस्ट। अब इस एरे लिस्ट के अंदर बड़ी अच्छी बातें आना शुरू हो गई, वो ये कि एक तो ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। दूसरा, इसको एक्सेस करना है तो इसको हम लोग इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और वाया मेथड भी एक्सेस कर सकते हैं। मेथड का मतलब है कि वैल्यू को अगर गेट करना, एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ एरे लिस्ट डॉट ऐड, इसका ऐड का मेथड है हमारे पास। इसके ऐड के अंदर, मेथड के अंदर अगर आप गौर से देखें, अब आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा फोकस किस पे करना है, अब ये फोकस करना है, देखना है चीज़ों को कि यार हमारे पास जो
मसाइल आ रहे हैं जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे कि हम कहते हैं कि स्टैटिक टाइप है, उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि भाई मेमोरी को यूज़ नहीं कर पा, फिर उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि यार इसको एक्सेस करने के लिए इंडेक्सेस हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फिर एक सर्टेन टाइप का डाटा इसके अंदर डाल सकता है, उस डिफरेंट टाइप का डाटा इसके अंदर नहीं डाल सकता। ठीक है, यानी कि एक एरे अगर मैंने बना लिया है लेट्स से कोर्स टाइप की, तो उस एरे को मैं कहूँ कि उस एरे में अगर मैंने बुक टाइप का डाटा डालना है तो वी कांट। ठीक है, अगर ऐसा करना है तो हमें बुक को कोर्स से डिराइव करना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है, पॉलीमॉर्फिज्म करवा देगी, लेकिन इसमें नहीं। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि एरे लिस्ट के अंदर मेथड हमारे पास क्या मिल गए, ऐड का, रिमूव का। ये अगर मैं इसके मेथड्स को देखूं तो मैं जो ही डॉट करता हूं तो ये देखिए, अब जब आपके पास ये आती है ना इंटेलिजेंस आती है, तो यहाँ पे नीचे आपके पास ये देखें 1 2 3 4 आइकन्स नज़र आ रही हैं। इस आइकन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऐड आइटम्स फ्रॉम अनइम्पोर्टेड नेम स्पेसेस। ठीक है, ये करना है कि नहीं करना। अगर मैं इसको चेक कर देता हूं तो वो आइटम भी नज़र आते हैं जो क्या नाम है इसकी नेम स्पेस ऐड नहीं है, और अगर इसको अनचेक कर देता हूं तो सिर्फ वो आइटम नज़र आएंगे जो कि नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। इसको चेक करने का फ़ायदा क्या होता है, इसको चेक करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर वो मेथड मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ जो नेम स्पेस इंक्लूड नहीं है जिसकी, तो वो मेथड मुझे पता चल जाए, मेथड यूँ ही लिखूंगा वो कहेगा कि इसकी नेम स्पेस ऐड कर दूँ, मैं कहूँगा कर दो। प्रोग्रामर के लिए वो एक अच्छी चीज़ होती है। लेकिन इफ़ यू वांट कि मुझे सिर्फ वो मेथड नज़र आए जो मेरी इंक्लूडेड नेम स्पेसिस के अंदर है, तो फिर इसे अनचेक कर दें, अनसेलेक्ट कर दें। इनफेक्ट इसको मैं अनसेलेक्ट कर दूंगा। देखें, जो ही मैं अनसेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें मुझे वो मेथड नज़र आते हैं सिर्फ जो इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन अगर यूँ कर दूंगा तो वो भी आएंगे जो इस नेम स्पेस पे नहीं है, लेकिन इससे रेलिवेंट काम कर रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये जो मुझे रेंच नज़र आ रहा है, दिस इज़ फॉर प्रॉपर्टीज़। ये कह रहा है प्रॉपर्टीज़ दिखाऊँ कि ना दिखाऊँ। अब ये जो सारे अनचेक हैं, इसका मतलब है ये सब कुछ दिखाएगा। अब मैं कहता हूँ नहीं यार तुमने ऐसा करना है, मुझे सिर्फ मेथड्स दिखाने हैं, तो ये सिर्फ मेथड्स दिखाएगा। क्या दिखाएगा, मेथड्स दिखाएगा। ये अब देखिए इसके अंदर मेथड क्या है, ऐड रेंज, बाइनरी सर्च, क्लियर, क्लोन, कंटेन्स, कॉपी टू। ये जो नाम रखे गए हैं ना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इन नामों को पढ़ के हमें खुद थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि ये काम क्या करेगा। जैसे ऐड का मेथड क्या करेगा, एक आइटम ऐड करेगा। ऐड रेंज का मेथड क्या करेगा, उस टाइप के एलिमेंट्स की कलेक्शन ऐड करेगा। कलेक्शन ऐड करेगा, कलेक्शन का मतलब है एरे। मेरे पास एक दूसरी एरे है, मेरे पास एक लेट से मैं कहता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको कहता हूँ एरे लिस्ट बी, मैं इसको बी नाम दे देता हूँ, एरे लिस्ट डॉट ऐड रेंज, और मैं यहाँ पे कह दूँ एरे लिस्ट बी। ठीक है, तो इसे खुशी से ले लेगा ये, बजाय इसके कि मैं एक एक आइटम ऐड करता हूँ उसका उठा के। ये भी एक कलेक्शन है ना, ये एक एक आइटम ऐड करने से बेहतर क्या है, मैं सिर्फ उसको कहूँ यार ऐड रेंज करो, अंदर तुम्हारा काम है, तुमने क्या करना है, पूरी की पूरी एरे दूसरी उठाएगा और आके इसके साथ ऐड कर देगा, कॉन्कैट कर यानी कि इसके साथ हुकअप करवा देगा, उसका पार्ट बना देगा। तो ये क्या हो रहा है, डायनामिकली एलोकेशन होती जा रही है। ऐसा ही है, साइज इसका फिक्स नहीं है, ऐसा ही है। ओके, ये बात तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन हमें एक बात और समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं एरे लिस्ट के मेथड को देखूं, डॉट ऐड के मेथड को, इस ऐड के मेथड के अंदर मुझे जो डाटा मिल रहा है वो किस टाइप का मिल रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप का। क्या मिल रहा है, इज इट सो और नॉट, ऐसा ही है। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट टाइप का मुझे डाटा मिल रहा है, इससे क्या चीज़ समझ में आनी चाहिए, इससे समझ में ये आनी चाहिए कि इसके अंदर हर टाइप का डाटा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कर दूं एक लोकेशन में डॉट 10 ऐड कर दूं, एरे लिस्ट डॉट ऐड मैं कर दूं डेट टाइम डॉट नाउ ऐड कर दूं, इसको कोई टेंशन नहीं है। एरे लिस्ट डॉट ऐड कर दूं, इसके अंदर मैं ट्रू ऐड कर दूं, एरे लिस्ट डॉट ऐड कर दूं, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूं आस्क होराइजंस, ठीक है। इसी तरह मैं एरे लिस्ट डॉट ऐड कर दूं यहाँ पे न्यू ऑफ लेट्स से मैं कहता हूँ कि सेविंग बैंक अकाउंट
इसकी नेम स्पेस को इंक्लूड कर लें, ऐड रेफरेंस टू मॉडल्स, और कोड लेट्स से 1 2 3 4, और ओपनिंग बैलेंस 500, ठीक है, 5000 500 वट एवर, और आगे मैं इसको कहता हूँ, ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन सिंटेक्स, इट्स नॉट न्यू टू यू, टाइटल इज इक्वल्स टू अकाउंट नंबर 1। देखिए अब क्या किया इसने, इधर क्या किया, इंटीजर डाटे को ऐड कर रहा है, इधर डेट टाइम को, ऐसा ही है, इधर ठीक है ना, इधर स्ट्रिंग, इधर कस्टम टाइप क्लास के ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जिधर हमें इसकी अच्छाइयाँ नज़र आई हैं ना, वहाँ पर हमें इसकी ये चीज़ जो है ना बुराई के तौर से लड़ जाएगी, लड़ सकती है। लड़ क्यों सकती है कि अब आपका इस चीज़ पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है कि जो डाटा इसके अंदर ऐड हो रहा है क्या वो डाटा इंटीजर टाइप का ही है। आपको एक्स्ट्रा चेक करना पड़ेगा, डालने से पहले एक्स्ट्रा कंट्रोल लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, दूसरे एंड से देखें तो हमारे पास एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है भाई, जिस मर्जी टाइप का डाटा डाल दें, लेकिन दूसरी टाइप से देखें तो हमारे पास टाइप सेफ्टी का एरर आ रहा है, हमें टाइप सेफ्टी गारंटेड नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इनके नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अब टाइप सेफ्टी ना होने की वजह से जब मैं इसका डाटा उठाऊंगा, एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं जी एरे लिस्ट, ठीक है, अब मैं इसको ऐड रेंज वाले को फिलहाल कमेंट कर दूं, एरे लिस्ट डॉट, ठीक है, और मैं कह देता हूं कि एरे लिस्ट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, मैं ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू उठाता हूँ, क्या करता हूँ, ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू उठाता हूँ। इस वैल्यू को जब मैं उठा के लाऊंगा तो मैं यहाँ पे कहूँगा इंटीजर नंबर ये मुझे कंप्लेन करता रहेगा, ये कहेगा नहीं यार मुझे तो ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा मिल रहा है, जब मैं उठा रहा हूँ इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एज इंटीजर करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी एज इंटीजर नहीं चलेगा, यहाँ पे इसको मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा लाइक दिस, क्योंकि ये ऐसे होगा, रेफरेंस टाइप नहीं ना, वैल्यू टाइप है, ठीक है, वैल्यू इसमें फिर नलेबल नहीं हो सकता ना। अगर देखो यानी कि ये क्यों नहीं हो सकता था जो मैं कर रहा था काम, नलेबल्स मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है। अब मैं इसको वापस अपनी कंडीशन में लेके जाता हूँ, यानी कि आप लोगों के जहन में क्वेश्चन न उठे उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। जब भी मैं ये काम करता था वो क्या करता था, कहता था अगर कन्वर्जन होगी तो ठीक है, वरना मैं क्या दूंगा, नल दे दूंगा, ठीक है। वो क्या वैल्यू होती थी, बैंक अकाउंट, ऐसे ही है ना, सेविंग बैंक अकाउंट या करंट बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट, वो क्या था, रेफरेंस टाइप था, उसके अंदर नल आ सकता था, इसके अंदर नल नहीं आ सकता, ये वैल्यू टाइप है। वैल्यू टाइप के अंदर नल मेंटेन करवाने के लिए तरीका ही और होता है, उसे नलेबल डिक्लेयर करना पड़ता है। वैल्यू टाइप एक्सप्लिसिटली नलेबल बतानी पड़ती है, रेफरेंस टाइप बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली नलेबल होती है, ठीक है। अच्छा, इसको अपनी पुरानी हालत में ले आते हैं, ये एक्सप्लिसिट, ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रही है। जो है वो है, देखिए ना, मैं एग्जांपल के तौर पे इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने कट किया, ये क्या कह रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट। अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं है इन दोनों के बीच में। इम्प्लिसिट का मतलब है कि ये खुद ही समझ जाए हमने क्या करना है। अब हमें करना पड़ रहा है, अगर करना पड़ रहा है तो दिस इज एक्सप्लिसिटली, ठीक है ना। तो ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हमें करनी पड़ रही है जी। तो ये जो हमने काम किया है ये क्या कहलाता है, ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाती है। अब जो प्रॉब्लम मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ दैट इज़ कि हम लोग जब इस एरे लिस्ट से डाटा लेंगे तो क्या होगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा हमेशा। अच्छा, अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा देखिए, हम लोग पहले कहते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं।
ठीक है। एडवांटेजेस इसके सबसे पहले ये था कि डायनामिक इन नेचर, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा हम लोगों ने कहा था कि इसको ना हम लोग अच्छा ये ऊपर दिए हुए ना, ये हम लोग ऊपर एडवांटेजेस इसके लिख रहे थे, ठीक है। इससे भी एक्सेस कर सकते हैं, मेथड से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद इसके हम लोग कॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये इसके प्रॉस थे और ये इसके कॉन्स थे। क्या थे इसकी एक चीज़, एक प्रॉब्लम जनरेट होता है, वो होता है टाइप सेफ्टी का। आपको नहीं पता किस टाइप का डाटा किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, हमें याद रखना पड़ेगा कि 0 इंडेक्स पे इंटीजर है तो फर्स्ट पे जो बूलियन है तो फलां पे ये ऐसे ही है ना, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, टाइप सेफ्टी नहीं है। फिर क्या चीज़ है, जब डाटा आप उठा रहे होते हैं और डाटा रख रहे होते हैं तो इसको कहते हैं बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का प्रॉब्लम है। वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप के अंदर ये चीज़ होती है। जब आप रेफरेंस टाइप में डाटा रख रहे होते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, हाँ जी। और जब वैल्यू डाटा रीड कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं हम बॉक्सिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं जब डाटा रीड करते हैं। यानी कि जिस वक्त देखो, इस वक्त आपका ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, किस टाइप का डाटा है, रेफरेंस टाइप की चीज़ है। क्या है ऑब्जेक्ट, खुद से रेफरेंस टाइप है। ऑब्जेक्ट से जब डाटा रीड कर, जब आप इससे डाटा रीड कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम बॉक्सिंग कर रहे हैं। लेकिन जब इसमें डाटा राइट कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। राइट कर रहे होते हैं तो अनबॉक्सिंग होती है, रीड कर रहे हैं तो बॉक्सिंग। हाँ जी, यानी कि आप इसको अगर हम लोग पढ़ें तो हमें इस चीज़ का पता चलता है कि जिस वक्त हम लोग वैल्यू टाइप से रेफरेंस टाइप में डाटा लेके जा रहे होते हैं, वैल्यू टाइप का डाटा जब रेफरेंस टाइप पर रख रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम लोग क्या करें, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और जब रेफरेंस टाइप का डाटा वैल्यू टाइप में ला रहे होते हैं हम कहते हैं बॉक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इशू आता है। परफॉर्मेंस इशू का मतलब है कि ये एक ओवरलोड है हमारी प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग एड्रेस करेंगे, किसके अंदर, जेनेरिक्स के अंदर हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। मैं जेनेरिक्स से ना 2 से 3 लेक्चर डेफिनेटली करूँगा, ठीक है। आज उसकी सीरीज़ का पहला लेक्चर मैं कर रहा हूँ और हम इम्प्लीमेंटेशन एरे लिस्ट के थ्रू करेंगे। यानी कि वही जो केस स्टडी हम डे 1 से लेके आ रहे हैं, कोर्स को ऐड करना, रिमूव करना, सर्च करना, लिस्ट करना, ये सब का काम है, ये हम लोग किसके थ्रू करेंगे, एरे लिस्ट के थ्रू भी करेंगे। आपने शुरू में एरे के थ्रू किया, ऐसा ही है। उसके बाद आपने किसके थ्रू किया, यानी कि आपने पहले स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर की एरे बना दी, फिर आपने क्लास बनाई, क्लास की एरे बना दी, ऐसे ही किया, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनहेरिटेंस देख ली, ऐसे ही है, इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म देखी, फिर हमने इंटरफेसेस देखे। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि नहीं यार, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन, अब जिस कलेक्शन में डाटा सेव कर रहे थे वो पहले एरे थी, अब हम एरे लिस्ट के अंदर वही इम्प्लीमेंटेशन एरे लिस्ट के अंदर भी करनी है हम लोगों ने, ठीक है। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। मैं एक क्लास यहाँ पे बनाता हूँ और यहाँ पे मैं इस क्लास का नाम दे देता हूँ कि इसका मतलब है, मैं इसको ऑपरेशंस नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ दैट इज़ माई पब्लिक स्टैटिक क्लास। व्हाट डज इट मीन बाय अ स्टैटिक क्लास, एक ऐसी क्लास जिस क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाना हमने, इसके अंदर जितने मेथड होंगे सारे स्टैटिक होंगे, ठीक है। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक डाटा को एक्सेस करने के लिए, मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ इस कोर्स में, स्टैटिक डाटा को एक्सेस करने के लिए क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं करते। इज इट क्लियर। स्टैटिक क्लास के अंदर सारे मेथड स्टैटिक होंगे। इसके अंदर लेट से अगर मैं मेथड बनाता हूँ ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, ठीक है, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, तो मैं उसको एक्सेस करने के लिए क्या करूँगा, ऑपरेशंस डॉट ऐड, ऑपरेशंस डॉट सब्ट्रैक्ट, ऑपरेशंस डॉट मल्टीप्लाई, ऑपरेशन डॉट डिवाइड। मैं ऑपरेशंस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा जैसे मैं बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाता था, जैसे मैं सेविंग बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट आपके सामने बनाया, ऐसे ही है ना, इसमें नहीं ऑब्जेक्ट बनता। जी 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 जी, ऐसे ही। अब ये देखिए, मैं इसके अंदर एक मेथड बनाता हूँ,
मैं कहता हूँ कि ये एक मेथड है, इसके अंदर स्टैटिक, ठीक है, और हाँ इस मेथड को डेफिनेटली मैं कहता हूँ दैट इज़ माय पब्लिक मेथड विद स्टैटिक, ठीक है, एंड रिटर्न्स एन इंटीजर, और इसको मैं कहता हूँ मैक्स इंटीजर। मैं कहता हूँ ये एक फर्स्ट नंबर लेता है, ठीक है, और इंटीजर सेकंड नंबर लेता है। चलिए मैं फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के बजाय मैं फर्स्ट और सेकंड बोल देता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये क्या रिटर्न करेगा, इनमें से जो सबसे बड़ा है वो रिटर्न कर देगा। आसान तरीका क्या था, यानी कि बिल्कुल बच्चों वाला काम क्या था, इफ स्टेटमेंट लगा दूँ, मैं कहूँ इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, ठीक है, यानी कि मैं क्या करूँ, मैं कहूँ इंट मैक्स, ठीक है, और यहाँ पे कह दूँ रिटर्न मैक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे कह दूँ इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, ठीक है, तो मैक्स में क्या साइन कर दो, फर्स्ट, ठीक है। अच्छा ये क्या कहता है, अच्छा अनअसाइंड वेरिएबल है, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट ही असाइन कर देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। और मैं कहता हूँ कि एल्स मैक्स को क्या असाइन कर दो, सेकंड, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे एक कंडीशन ये लगाता हूँ कि फर्स्ट अगर सेकंड से बड़ा है, ठीक है, तो फर्स्ट असाइन कर दो, रिटर्न फैक्स फर्स्ट करना है, वरना मैक्स में सेकंड कर दो। आप कहते हैं नहीं सर फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है दोनों में से कोई भी रिटर्न हो जाए, ठीक है, तो इसमें मैंने फर्स्ट ऑलरेडी असाइन कराया हुआ है, बात क्लियर हो जाती है। अच्छा ये क्या है, ये काम करने का एक लेंथी तरीका है, लेकिन काम हमने कर दिया, यानी कि जिस बंदे ने ये कोड लिखा हम कहेंगे ओके इट्स 10 आउट ऑफ 10 नो इशू। लेकिन जब बात आएगी ना अच्छी कोडिंग की, तो वहाँ पर हम इसे कहेंगे नहीं यार थोड़ी सी स्ट्रेटजी बदलो, ये इतने लंबी लाइनों का कोड एक लाइन में लिखा जा सकता है यूजिंग द टर्नरी स्टेटमेंट, ठीक हो गया। मैं से कहूँगा रिटर्न क्या, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, तो फर्स्ट रिटर्न कर दो, वरना सेकंड रिटर्न कर दो, दैट्स इट, ठीक है। ग्रेटर देन है, मैं ग्रेटर देन, हाँ ठीक है ग्रेटर देन। अब आप कहेंगे सर ग्रेटर देन के केस में तो हम लोग फर्स्ट रिटर्न कर रहे हैं, और हम लोग लेस देन के केस के अंदर हम लोग इसको सेकंड रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन जब इक्वल होंगे तो क्या होगा, सेकंड रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ऑल ओके, समझ आ गई है। नेक्स्ट, ये बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि यार ये मेथड लिखा गया है। एक बंदा आता है वो कहता है कि उसके जहन में एक सवाल चल रहा है, वो कहता है जी ये जो मेथड आपने लिखा है ना, नो आई एम गोइंग टू ओपन अ नोट पैड, वो कहता है भाई मुझे आपकी सारी बात समझ में आती है, वो कहता है कि वाई नॉट कि मैं इस कोड को कुछ ऐसी शक्ल में देखना चाहूँ, क्या बोला ऐसी शक्ल में ये देखना चाहता है। वो कहता है कि भाई ये जो आपने इंटीजर टाइप दी है ना, इसकी टाइप जो यूज़र है वो रन टाइम पे दे, इसकी टाइप यूज़र रन टाइम पे देगा, जो इसकी टाइप होगी डेफिनेटली रिटर्न की भी वही टाइप होगी, ऐसा ही है। वो कुछ ऐसा फंक्शन लिखना चाहता है, बात समझ आ गई है, कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर, हम बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। हम कहते हैं ठीक है भाई ये जो आपकी बात है ये हम एज इट इज़ उठाते हैं और ला के ना इस एडिटर के अंदर पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्राम कहेगा कि इस टी को डिफाइन करो, व्हाट डज द टी मीन्स, ये टी क्या है। प्रोग्राम को इंटीजर के बारे में पता था, लेकिन टी के बारे में कंपाइलर को आपने बताना है कि टी है क्या। अब हम लोग थोड़ा सा इसके कॉन्टेक्स्ट को बढ़ाते हैं मज़ीद। अब यहाँ पे हमें एट लीस्ट इतना ज़रूर बताना पड़ेगा, ये जो टी के बारे में हम बताएंगे ना, इस चीज़ को बोलते हैं कंस्ट्रेनिंग। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट।
अगर आपको कॉन्स्ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो आप जेनेरिक्स में आपको मसला ही कोई नहीं होगा, यानी कि बहुत बड़ी चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। दिस इज एन होलिस्टिक पिक्चर ऑफ कंप्लीट जेनेरिक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कॉन्स्ट्रेन करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कंपाइलर को, प्रोग्राम को, विजुअल स्टूडियो को कि भाई ये टी क्या है। अच्छा, अब ये जो हम लोग टी डिफाइन कर रहे हैं, इसको जेनेरिक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? यानी कि द पर्सन जिसके बैक ऑफ द माइंड में ये जो कॉन्सेप्ट आया है, एक्चुअली वो ये चाहता है कि ये जो मेरा कोड है ये रन टाइम पे अपना ब्लूप्रिंट जनरेट करे। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि जब ये हमारी क्लास जब लिखी जाती है तो ये कोड होता है, लेकिन जिस वक्त ये मेमोरी में लोड होता है, इसका ब्लूप्रिंट बनता है, इसका ऑब्जेक्ट बनता है, तो हम क्या कहते हैं? वी आर गोइंग टू से इट लाइक इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ आवर क्लास। इट्स अ ब्लूप्रिंट जो मेमोरी में लोड होता है। तो अब वो जो मेमोरी में लोड होता है वो ब्लूप्रिंट होता है। ये बात समझ आ गई? हम कहते हैं हमारी डेफिनेशन रन टाइम पे अपने ब्लूप्रिंट्स लोड कर रही हो। हम चाहे तो इंटीजर के लिए, हम चाहे तो कैरेक्टर के लिए, हम चाहे तो फ्लोट के लिए, हम चाहे तो डेसिमल के लिए, इट्स ऑल द यूजर्स चॉइस। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस टी को सेट करना पड़ेगा, कंपाइलर को ये बताना पड़ेगा ये टी क्या है। अच्छा, अब कैसे बताएंगे कंपाइलर को? कंपाइलर दो चीज़ें समझता है। कंपाइलर कहता है या तो ये वैल्यू टाइप है या ये रेफरेंस टाइप है। बात क्लियर हो गई? अगर ये वैल्यू टाइप है तो हम कंपाइलर को बता देंगे कि यार ये एक वैल्यू टाइप है। कंस्ट्रेनिंग में क्या कहेंगे? ये एक वैल्यू टाइप है। और अगर ये रेफरेंस टाइप है तो हम इसको बता देंगे कि ये एक रेफरेंस टाइप है। कैसे बताएंगे मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, ये बात क्लियर होगी? बात ज़हन में? कंस्ट्रेनिंग के अंदर हम बताते हैं कि इसका टाइप क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द फैमिली, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द टाइप, वेयर इट बिलोंग्स टू। ठीक है, इफ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन अवर कोड, इट्स नोन एज कंस्ट्रेनिंग। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट्स जरा साथ साथ चलेंगे। एक तो इसके लिखने का तरीका ये हो गया, दूसरा ये जो क्लास लिखी हुई है, अब तक हम लोग जो क्लास लिखते आए हैं, ये क्लास लिखने का ये जो तरीका है, देखिए इसके अंदर कोई टी है, कोई एंगुलर ब्रैकेट नाम की कोई चीज़ है नहीं है ना। इसको हम लोग नॉन जेनेरिक क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन जेनेरिक क्लास। इस क्लास में कोई जेनेरिक नहीं है, क्लास के नाम के अंदर कोई जेनेरिक नहीं लिखे हुए, यानी कि कोई आपको, दिस इज अ स्टैंडर्ड वे टू डिफाइन द क्लास, दिस इज नोन एज द नॉन जेनेरिक क्लास। इसके अंदर आपको कोई ऐसी भयानक किस्म की चीज़ नज़र नहीं आ रही। भयानक का मतलब ये है कि टू बी सेफ साइड हम बोलते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कोड आपको नज़र नहीं आ रहा। यू से ओके यार, ये तो हम लोग बेस लेवल से क्लास ऐसे डिफाइन करते आए हैं, दैट इज अ नॉन जेनेरिक क्लास। अगर हमने इस क्लास को, नॉन जेनेरिक क्लास के अंदर जेनेरिक मेथड हो सकते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, नॉन जेनेरिक क्लास के अंदर जेनेरिक मेथड हो सकते हैं और जेनेरिक क्लास के अंदर नॉन जेनेरिक मेथड्स हो सकते हैं। जेनेरिक मेथड जो जेनेरिक क्लास का एक दूसरे के साथ कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ गुड फिट हो सकती हैं। हम कहते हैं कि ये हमारी नॉन जेनेरिक क्लास है, इसके अंदर अगर हमने जेनेरिक मेथड बनाना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेथड के बाद एंगुलर ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे टी डाल देंगे। ठीक है, इससे कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि भाई दिस इज सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट द यूजर और द डेवलपर गोइंग टू, ठीक है, प्रोवाइड अस। ये पता चल गया। अब देखिए वो लाल लाइन आ गई नीचे, रेड स्विगली आ गई। वो इस वजह से आ गई है क्योंकि अब इसको ये नहीं पता, ये तो हमने बता दिया कि ये टेम्पलेट है, ये जेनेरिक है। टेम्पलेट में इसलिए वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि C++ के लोग टेम्पलेट के नाम को बड़ा अच्छा समझते हैं। ठीक है, तो जो टेम्पलेट का वर्ड जानते हैं तो उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि ओके इट्स गोइंग टू बी अ टेम्पलेट। ठीक है, अच्छा अब ये जो रेड स्विगली आ गई है ये इस वजह से आई है क्योंकि ये जो टी टाइप है, इस एक तो इस टी टाइप का कोई वजूद नहीं है, दूसरा इसको ये नहीं पता कि इन दो वेरिएबल्स को कंपेयर कैसे करना है। देखो जो ग्रेटर देन, लेस देन, ये जितनी भी ऑपरेटर्स हैं इनकी डेफिनेशंस प्रोग्रामिंग की बेसिक इंट्रिंसिक नेचर के अंदर डिफाइन की गई है। हाउ टू कंपेयर,
हाउ टू बिटवाइज और, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि क्या लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं या क्या आपके यूनरी ऑपरेटर्स है, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकली ऑपरेटर, कौन से किस टाइप का है, क्या करेगा, उसके ऊपर कितने ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज कम्प्लीटली डिफाइंड। कंपाइलर समझता है उस बात को। लेकिन यहाँ पर अब कंपाइलर कह रहा है कि भाई ये टी टाइप का, ओके मैं टी बात कुछ समझ लेता हूँ जो तुम बाद में मुझे बताओगे। अभी तक कंपाइलर क्या सोच रहे हैं, ये मुझे पता चलेगी, कंपाइलर को नहीं पता टी क्या है, ठीक है। लेकिन कंपाइलर अब ये कहता है कि ठीक है वो तो बाद में समझ लूंगा, लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में कतई ही नहीं पता कि ये क्या है, इनको कंपैरिजन कैसे करना है। ऐसे ही है। अब अगर मैं इस टी को देखूं तो मैंने आपको क्या कहा था, जितनी भी टाइप्स होती है उनकी बेस टाइप क्या होती है, वेरी गुड, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज द बेसिक टाइप। तो अगर ऑब्जेक्ट बेस्ड टाइप है तो इसके अंदर सारे मेथड कौन से आ रहे होंगे, जो ऑब्जेक्ट से बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये बताने के लिए कि इसको अगर मैं डॉट करूंगा तो यहाँ पे मुझे सिर्फ वो मेथड मिलेंगे जो ऑब्जेक्ट से बन रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट इवॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, एक तो इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट इवॉल्व करके आगे लेकर आएंगे, दूसरा कॉन्स्ट्रेनिंग के बारे में मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे हम बताएंगे इसके आगे कॉन्स्ट्रेनिंग इस फंक्शन से आगे की जाती है। यहाँ पे लिखा जाता है वेयर टी इज, टी क्या है, टी इज स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट का मतलब है वैल्यू टाइप है। टी इज क्लास, क्लास का मतलब है रेफरेंस टाइप है। इज इट सो? वेयर टी इज ओके बैंक अकाउंट, ठीक है, टी इज अ वेरी गुड, ऐसे ही है। टी एक ऐसी क्लास है जो कि बैंक अकाउंट है, या कोई क्लास जो कि बैंक अकाउंट से डिराइव है, ऐसे ही है। क्लास का नाम लिख देना, हाँ स्पेसिफिक कर दिया ना, वो रेफरेंस टाइप बताया था और यहाँ पे कंप्लीट बता दिया कि रेफरेंस टाइप तो है लेकिन इस टाइप का होगा ऑब्जेक्ट, किसी और टाइप का ऑब्जेक्ट ये काम नहीं कर सकता, ये फंक्शन यूज नहीं कर सकता, वो समझेगा ही नहीं, एरर दे देगा, ठीक है, टाइप का एरर दे देगा, कहेगा नहीं यार ये बैंक अकाउंट टाइप का है ही नहीं ऑब्जेक्ट। इफ यू वांट टू यूज इट इन अ ट्रू जेनेरिक सेंस, राइट द वर्ड क्लास, राइट द वर्ड स्ट्रक्ट, ऐसे ही है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? नेक्स्ट हम लोग इसको कहते हैं कि और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि मैं इसको कहूँ आई ट्रांसफर बैंक अकाउंट। डेफिनेटली मैं कोई इंटरफेस भी तो लिख सकता हूँ ना। क्या चीज? रेफरेंस, ऑब्वियसली रेफरेंस इंटरफेस है ना। स्टैटिक टाइप तो कोई इंटरफेस को यूज नहीं कर सकती ना, इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, वैल्यू टाइप करेगी ना। क्या ख्याल है? अच्छा, अब हम बात करते हैं, हम कहते हैं ये इंटरफेस होगी। अब जब मैं ये कहूँगा ना इंटरफेस होगी तो सेकंड के साथ डॉट ट्रांसफर का मेथड आ जाएगा। देखिए बड़े मज़े की बात है, आ जाएगा ना। लेकिन ये ट्रांसफर का मेथड कहाँ से होगा, जो कंक्रीट क्लास इसको यूज़ कर रही होगी उसका काम होगा कि ट्रांसफर की डेफिनेशन वो वहाँ से लेगा। ऐसे ही है। मैं कहता हूँ भाई चलो इस कॉन्सेप्ट को और आगे लेके चलते हैं, ये तो बड़े मज़े का काम हो गया। मैंने आपको इंटरफेसेस जब पढ़ाए थे तो मैंने एक छोटा सा हिंट दिया था, थोड़ा सा बोला था उसके अंदर 2-3 मिनट का, कि अब हमारे पास इंटरफेसेस की एक इतनी बड़ी दुनिया है जो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें बना के दी हुई है, और उसी दुनिया को उसने अपने अंदर यूज़ किया है एक्सटेंसिबिलिटी को इवॉल्व करने के लिए, ठीक है। और हमें भी उसी का कॉन्सेप्ट दे दिया, हमने कहा, उसने कहा कि यार हम मेरे इंटरफेसेस यूज़ कर लो, और अगर आपको कुछ लगता है ना कि इंटरफेसेस बनाने तो ऐसे बनाया करो और इस तरह उसको यूज़ किया करो। हम कहते हैं कि कौन सा ऐसा इंटरफेस है जिस इंटरफेस को यूज़ करने से इनके अंदर मैं कंपैरिजन की फीचर लिख सकता हूँ। जस्ट थिंक अबाउट इट, आई कंपेरेबल, ठीक है ना। तो हम कहेंगे आई कंपेरेबल, क्या कहा दिया हमने, आई कंपेरेबल, व्हाट अ गुड थिंग, ठीक है। जब मैं आई कंपेरेबल कहूँगा तो इनके साथ दोनों के साथ डॉट कंपेयर टू का मेथड आ जाएगा। मैं कहूँगा डॉट कंपेयर टू, इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर लो, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट रिटर्न कर दो, वरना सेकंड रिटर्न कर दो। गॉट द पॉइंट? कंपेयर टू है तो यार जैसे स्ट्रिंग का नहीं था कंपेरिजन, आप लोगों ने स्ट्रिंग की कंपेरिजन था ना, तो वो ग्रेटर देन 0 में, लेस देन 0 और इक्वल टू 0 वो क्या था,
ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है? देखो माइक्रोसॉफ्ट ने जितने भी फंक्शंस बनाए हैं उनके अंदर जो उसकी लॉजिक है ना वो एक ही है। जैसे यानी कि कोई भी आप एडिटर खोल लोगे, ठीक है, कंट्रोल एन से नहीं इंस्टेंस बनता होगा उसका, ठीक है, कंट्रोल एच से वो फाइंड रिप्लेस करता होगा, कंट्रोल एफ से फाइंड करता होगा, हर यही करता है ना। इसने भी यही काम किया हुआ है फंक्शंस के अंदर भी, स्टैंडर्ड डाला हुआ है उसने। कहा स्ट्रिंग के अंदर जब कंपैरिजन करोगे तो अगर पहला आर्गुमेंट दूसरे से बड़ा हुआ तो मैं ग्रेटर देन जीरो वैल्यू रिटर्न करूंगा, और अगर पहला दूसरे से छोटा हुआ तो लेस देन जीरो वैल्यू रिटर्न करूंगा, अगर दोनों बराबर हुए तो इक्वल टू जीरो रिटर्न करूंगा। इज इट सो? तो सेम वही चीज उसने यहां पर डाल दी। उसने कहा कंपेयर टू के मेथड के अंदर भी यही काम कर रहा हूं मैं। दैट्स इट, ठीक है ना। अब हम लोग इसको यूज करके देखते हैं कि क्या आया हमारी जो इतनी लंबी चौड़ी हमने तमीज बांधी है, इज इट होल्ड गुड और टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, ओके, गो टू आवर कंसोल ऐप। मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसे कह देता हूँ ऑपरेशंस, ऑपरेशन, ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ SVM स्टैटिक वॉइड मेन। अगेन मैं अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा ताकि मैं इसका स्टार्टअप ऑब्जेक्ट सेट कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास दो स्टैटिक वॉइड मेन बन चुके हैं। तो वी शुड गो फॉर ऑपरेशन व्हेन वी हिट टू बिल्ड। जो हमने मैनुअली बताया था वो क्या मेथड था, जो मैनुअली आपने कहा था सेट करने का? मैनुअल सेट करने का मैंने ये कहा था कि देखिए मैनुअल सेट करने का तरीका ये होता है कि इस प्रोजेक्ट को डबल क्लिक कर दें, ये इसको कंसोल इधर खोल देता है, इसका एक्सएमएल फाइल खोल देता है। यहाँ पर आप अपने स्टार्टअप ऑब्जेक्ट का पूरा नेम स्पेस मेंशन कर दें। जैसे ऑपरेशन, ऑपरेशन का नेम स्पेस क्या है? कंसोल ऐप डॉट ऑपरेशन। तो इसने क्या लिखा हुआ है? कंसोल ऐप डॉट ऑपरेशन। ठीक है, अगर प्रोग्राम करना है तो कंसोल ऐप डॉट प्रोग्राम कर दें। बाकी का ऐसे होता है कि आप यहाँ वहाँ जाके जब प्रॉपर्टीज़ कर रहे होते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में आपको 2 3 4 नज़र नहीं आ रहे होते। टू ईजी। ओके जनाब, यहाँ पर अब हम लोग आते हैं ऑपरेशन के प्रोग्राम के अंदर आते हैं, और ऑपरेशन के प्रोग्राम के अंदर मैं इसको कहता हूँ कि मॉडल्स को मैंने यूज़ करना है, तो आई शुड यूजिंग मॉडल्स। ठीक है, क्योंकि इस लाइब्रेरी के अंदर मॉडल्स का रेफरेंस ऐड है कंसोल ऐप के अंदर, तो मैं सिर्फ यूजिंग मॉडल करूँगा, मुझे मिल जाएगा। ओके, अगेन हम लोग कहते हैं कि ओके, मैं कहता हूँ कि ऑपरेशंस डॉट गॉट दैट मैक्स, ये ठीक है। ये कहता है मेरे पास 2 मेथड पड़े हैं इसके, ठीक है। एक है जिसके अंदर मैं इसे कहूँगा इंटीजर, और यहाँ पे मैं पहला नंबर देता हूँ 2, दूसरा देता हूँ 20, ये करता हूँ। अब इसको क्या करूँगा, ये क्या है, ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा ना इनमें से, ठीक है। तो सिंपल मैं अगर कंसोल राइट लाइन अगर कर देता, सीधे सीधे सी बात है, कंट्रोल एंड कंट्रोल एक्स, और मैं कहता था इंटीजर मैक्स, ठीक है, और यहाँ पे कहता कि डॉलर, ठीक है, मैक्स वैल्यू, ठीक है, यू शुड गेट मैक्स 5, ट्वेंटी, गुड, ठीक है, हमारी डेफिनेशन काम कर गई। नेक्स्ट हम कहते हैं ओके यार, ये इंटीजर के लिए तो काम कर गया, अच्छा गुड, हम इसको करैक्टर के लिए चलाते हैं, ठीक है, करैक्टर के लिए चलाते हैं। एक को कहता हूँ टी और एक को कहता हूँ जी। वेरी गुड, जी जी, आपने कहा था रन टाइम पे हम वैल्यू देंगे, रन टाइम पे टाइप बताएंगे, तो बता रहे हैं ना, हम उसे रन टाइम पे बता रहे हैं कि ये करैक्टर टाइप का है। दूसरा, इसको यहाँ पे कॉन्स्टेंट देने की जरूरत, आई थिंक सो इज आस्किंग फॉर, नो नीड, ठीक है। वैसे हम लोग लिखते हैं करैक्टर, लेकिन अब कंपाइलर कहता है मैं इतना एफिशिएंट हूँ कि मुझे वो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है टाइप।